नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको फिर से अपने YouTube चैनल DN कॉमर्स क्लासेस में। और हम जो यूपी टीजीटी पीजीटी की क्लासेस को देख रहे थे, तो उसमें आज हम जो अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा होगा फिनेंशियल स्टेटमेंट का। तो आप देख पा रहे होंगे कि सिलेबस में जैसा कि दिया था कि फिनेंशियल स्टेटमेंट को पूछा जाएगा और फिनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एडजस्टमेंट वाली एंट्रीज को समझना। और हम क्रमशः इसको देखेंगे, सीरियल वाइज इसको देखते चलेंगे कि हमको जो है क्या क्या पढ़ना है और किस किस इसमें स्टेप में हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो पढ़ेंगे तो उसमें हम इसके बेसिक्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पे कैसे जाती हैं, और उसके बाद उसी से रिगार्डिंग उनके रिगार्डिंग जो बाद में एडजस्टमेंट्स आएंगी उनको करेंगे। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हम फुल फ्लैश क्वेश्चंस और ये सब चीज़ें सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो पीजीटी का एग्ज़ाम है वहाँ पे फुल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। वहाँ पे सिर्फ बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं, कॉन्सेप्ट की चीज़ें पूछी जा रही हैं, तो हम वही उसी हिसाब से पढ़ेंगे। दूसरी चीज़, कुछ कमेंट्स पर्सनली हमको जो मिले हैं, अब वो ये थे कि लोगों का कहना था कि आप जो है बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाते हैं और बाकी चैनल्स पे बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि मेरे भाई, मैं जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ, जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, वो मुझे मुझे आपको पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए पढ़ानी है। मुझे आपको क्लास 11th और 12th का सीबीएसई का एग्ज़ाम नहीं दिलाना है कि बोर्ड में आपको टॉप कराने हैं। और कई तरीके से पढ़ाई होती है। एक होती है कि आप हार्ड वर्क कर रहे हो, दूसरा होता है आप स्मार्ट वर्क कर रहे हो। और हम क्या करेंगे, हम इसका कम्बिनेशन करेंगे, हार्ड वर्क विथ स्मार्टनेस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे आप देखोगे कई चैनल्स हैं, वो पूरे सिलेबस को एकदम डिटेल में पढ़ा रहे हैं। एक्चुअली उस सिलेबस को डिटेल में नहीं पढ़ा रहे हैं, वो क्लास 11th और 12th की तरह आपको पढ़ा रहे हैं जैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपके जो 125 क्वेश्चन आने हैं, 125 क्वेश्चन के लिए वो आपको कितना पढ़ाएंगे? उसके लिए आपको 10,000 पेज पढ़ाएंगे, जो कि बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। और आप इतना टाइम अपना वेस्ट करोगे, उसका कोई मतलब ही नहीं है। हमको करना क्या है? हमको बेसिक कॉन्सेप्ट देखना है। और सबसे बड़ी बेवकूफ़ी जो हम लोग करते हैं इस तैयारी के दौर में, वो ये होती है कि कभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हम देखते ही नहीं। अरे मेरे भाई, तैयारी कर रहे हो तुम, मुझसे नहीं किसी से भी अगर पढ़ो तो सवाल करो। और सवाल करने का मतलब ये है कि जाके पहले देखो कि आदमी पढ़ा कैसे रहा है। 100 क्वेश्चन आपके, 125 क्वेश्चन के लिए आपको कोई जो है 10,000 पेज पढ़ा रहा है, और उसमें से भी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। दूसरी जगह आपको 125 क्वेश्चन के लिए कोई 1,000 पेज पढ़ा रहा है और उसमें से सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कौन ज़्यादा अच्छा है, ये आपको सोचने की ज़रूरत है। दूसरी बात, आप सब पीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो इसका मतलब आपने अपने 11th-12th की होगी, ग्रेजुएशन की होगी, उसके बाद एमकॉम किया होगा, यानी आपने सबसे हाईएस्ट डिग्री जो है, नॉर्मल ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट, आपने सब कर लिया है। अगर इतना कॉमर्स से करने के बाद आपको अभी ये बताना पड़े कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या, क्यों बनाते हैं, तो सही बताओ मेरे भाई, एक तो आपको कॉमर्स करना बेकार है, दूसरी बात ये है कि आपको फिर जो है ये फॉर्म भरना ही नहीं था। ये इसलिए बैचेस चलती हैं क्योंकि आप जो कुछ भूल गए होगे आपको रिवीजन कराना और कंपटीशन की दृष्टि से तैयार कराना है, ना कि आपको ये माना जाए कि आप क्लास 11 12th में सब चीज़ें पहली बार फैमिलियर हो रहे हो, पहली बार पढ़ रहे हो। तो इसलिए अपना समय, कीमती समय बचाएं। फालतू के उल जलूल यूट्यूब चैनल्स पे हर जगह जो है इधर उधर देखने से अच्छा है कि काम के यूट्यूब चैनल पे आप देखें। नहीं तो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। कोई इसे ज़रूरी नहीं है कि इसको सिर्फ मैं ही पढ़ा सकता हूँ या कोई पढ़ाएगा तभी। आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। ये बस मैं एक समझ लो कि आपकी हेल्प कर देता हूँ। तो टाइम वेस्ट किए बिना हम सीधे जो है आगे अपना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है हमारी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमारी स्टार्ट कहाँ से होती है? तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हमारी स्टार्ट होती है, वो स्टार्ट होती है, सबसे पहले आप याद करोगे कि हम जर्नल बनाते हैं। जर्नल एंट्रियाँ अलग अलग जो बुक्स होती हैं वहाँ से एंट्री करते हैं। और जर्नल के बाद हम क्या बनाते हैं? जर्नल के बाद हम लेजर सबका अकाउंट बनाते हैं। लेजर पोस्टिंग के बाद हम क्या करते हैं? लेजर पोस्टिंग के बाद हम उसके बाद लेजर के बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस समराइज फॉर्म होता है सबका, पूरे हम उसमें जो है सारे अकाउंट्स का फाइनल बैलेंस मिलाते हैं, जिसमें डेबिट और क्रेडिट साइड हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है। तो इतना जो पार्ट होता है, ये पार्ट को हम क्या कहते हैं? ये सारे पार्ट हमारा क्या होता है? ये सारा पार्ट हमारा समराइजेशन होता है, अर्थात ये समरी का काम करता है। एक समरी दिखाता है कि पूरे अकाउंट से हमने समरी क्या बनाई, क्या स्थिति है। अब जब हम अगली बात करेंगे इसमें, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इससे थोड़ा आगे है।
फिनेंशियल स्टेटमेंट इससे बढ़ के चीज़ें हैं। और फिनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? फिनेंशियल स्टेटमेंट एक्चुअली आपका क्या है, एक पोजीशन शो करने का, एक स्थिति दर्शाने का है। इट्स मोर और लेस लाइक, आप इसको कह सकते हो कि ये एक एनालिसिस पार्ट है। आप इसमें एनालिसिस कर पाते हो, इसमें कोई समरी नहीं है बल्कि एक एनालिसिस है। आप एक व्याख्यात्मक तौर से अपने खातों को देख पाते हो। तो अब हम देख सकते हैं कि पहले इसमें ये इम्पोर्टेंट है जानना हमारा कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। जिसको अगर हम बात कहें कि इम्पोर्टेंस क्या है या किसके लिए है, कैसे है, क्यों बनाते हैं, तो इन सब का सार ये है कि देखिए भाई, जो भी व्यवसाय होगा, बिजनेस आपका, तो उस बिजनेस में आपके दो तरीके के लोग उसमें जुड़ते हैं। एक तो होता है कि आपके इंटरनल, जो आंतरिक लोग होते हैं, और एक होता है एक्सटर्नल, जो बाहर वाले होते हैं। तो एक्सटर्नल में आपका क्या होगा कि एक्सटर्नल में जो है बाहर के लोगों को हम लेते हैं। अब होता क्या है कि ये दोनों तरीके के लोगों को, जो बिजनेस की इंफॉर्मेशन होती है उसकी ज़रूरत होती है। इनको भी इन्फो चाहिए और इनको भी इन्फो चाहिए। अब ये कौन कौन से लोग हैं, इनको हम जरा देख लेते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ दिया हुआ है और कौन लोग हैं, ये कैसे लोग हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि देखिए, दो तरीके के लोग होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। सबसे पहले हम देखते हैं करेंट ओनर। करेंट ओनर का मतलब हो गया मेरे भाई कि जो वर्तमान समय में व्यवसाय का मालिक है, ठीक, वो करेंट ओनर हो गया। और चूंकि वो व्यवसाय से सीधे तरीके पे जुड़ा है, इसलिए वो इंटरनल में आएगा। और ये करते क्या है? ये करती ये है कि ये व्यवसाय में पैसा लगाते हैं और व्यवसाय क्या है, वो ग्रो करता है। ठीक, अब इनको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत क्यों होती है? तो इनको ज़रूरत इसलिए होती है कि ये देखना चाहते हैं कि प्रॉफिट इनका पिछले अकाउंटिंग पीरियड से कितना बढ़ा है और करंट टाइम में इनकी बिजनेस की जो है असेट्स और लायबिलिटी की क्या पोजीशन है। दूसरा हम देखते हैं मैनेजर। मैनेजर कौन होता है? मैनेजर जो है व्यवसाय को जो मैनेज करता है, उसकी पॉलिसीज़ को लागू करता है, ये सारा काम करता है देख रेख का। और ये चूंकि व्यवसाय के अंदर ही काम करते हैं, तो ये होते हैं इंटरनल। अब अगर हम बात करें ये इनका क्यों पार्टिसिपेट में, बिजनेस में क्यों पार्टिसिपेट करते हैं? देखो भाई, ये इनका करियर है, ठीक है। और ये व्यवसाय के लिए क्या है, एक एजेंट की तरह काम करते हैं। व्यवसाय में एक एजेंट की तरह काम करते हैं अपने मालिक के। तो हमने बताया ना कि ये प्रोफेशनल्स होते हैं, ये क्या कैसे करना है, सब कुछ लागू करना है, ये सारा काम ये यहाँ पे खुद से स्वयं से देखते हैं, किसके? मालिक के बिहाफ पे। ये लोग ट्रेंड लोग होते हैं। अब इनको क्यों ज़रूरत होती है? देखो भाई, इनको बहुत सारी ज़रूरत होती है इन्फॉर्मेशन की। क्यों? क्योंकि ये इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे अपनी पॉलिसीज, जिसको आप कह सकते हो कि नियम क्या लगाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, प्लानिंग का पूरा पार्ट, तो ये इसी पे बेसिस होता है। जो पूरा मैनेजमेंट होगा वो इसी प्रॉफिट के बेसिस पे, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग और बैलेंस शीट, इन सब के ही बेसिस पे होता है। आप पूछोगे कैसे कैसे, तो आप एग्जांपल से ये समझ सकते हो कि अगर मान के चलो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट काफ़ी कम हुआ है पिछले साल से, तो मैनेजर देखेगा कि प्रॉफिट हमारा कम हो रहा है, तो वो यह देखना चाहेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके कि किस वजह से, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट कम हुआ है। उसके बाद वो अगला निर्णय ले सकता है। ठीक, उसके बाद आते हैं गवर्नमेंट। तो देखो, गवर्नमेंट क्या व्यवसाय को चला रहा है? नहीं। क्या उसका हिस्सा है? नहीं। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, अगर गवर्नमेंट यहाँ पे है तो ये एक्सटर्नल यूजर्स में आएगा। गवर्नमेंट का व्यवसाय से डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है, ये बाह्य तौर पे व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, ये सीधे तौर पे व्यवसाय से नहीं जुड़ा हुआ है। अब इनका क्या है, ये करती क्यों है? तो देखो भाई, हर देश में, हर जगह, किसी भी देश में आप चले जाओ, सरकार का काम कम से कम, अगर कोई भी इकोनॉमी हो, चाहे सोशलिस्ट हो, कैपिटलिस्ट हो या मिक्स्ड हो, उसका एटलीस्ट इतना काम तो होता है कि पब्लिक इंटरेस्ट को, जो लोगों की भलाई है, उसको ध्यान में रखे। और बिजनेस में एटलीस्ट इतना उसका हस्तक्षेप रहता है कि वो उनके नियम, कानून, कायदे को, पॉलिसी क्या कैसी होनी चाहिए, उसको डिसाइड कर पाए। तो इसके लिए ये ज़रूरी होता है कि जितने स्टेक होल्डर हैं व्यवसाय के, उनका सारा जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट रहे। और गवर्नमेंट इसके अलावा अलावा टैक्स वगैरह भी लगाती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के व्यवसाय ये जरूर देख सरकार ये जरूर देखना चाहती है कि व्यवसाय कितना प्रॉफिट कमा रहा है और उसकी पोजीशन क्या है। मान के चलो कि अगर आप बैलेंस शीट की पोजीशन नहीं दिखा रहे हो, आप देखो, हो सकता है कि पब्लिक से पैसा लिए हो, तो अगर कल को तुम्हारा व्यवसाय बंद हो गया, तुम पैसा लेके भाग गए, तो उसमें सरकार क्या करेगी? सरकार की तो भाई जिम्मेदारी है ना कि जिस नागरिकों का पैसा लगा है, जिन लोगों को लगा है, उसकी सुरक्षा को भी देखे। तो इन सब वजह से, बहुत सारी रेगुलेशंस की वजह से, गवर्नमेंट के लिए भी ये इम्पोर्टेंट होता है कि वह यह देखे कि व्यवसाय क्या कर रहा है। जैसे आप देख रहे होगे कि सहारा का सेबी का केस देखे होगे,
इसके अलावा सत्यम का आपने सुना होगा कि सत्यम का कोड, ये सब चीज़ें कैसे हाईलाइट होती? क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा ही ध्यान देती रहती है, ऐसा ना हो कल को कि कोई पैसा लेके किसी का भाग जाए या लोगों के साथ धोखा हो। तो इसलिए गवर्नमेंट इन सब वजह से अपना ध्यान देती है व्यवसाय पे, उसको इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद पर्सपेक्टिव ओनर, तो पर्सपेक्टिव ओनर का मतलब ये हो गया कि संभावित या भाविक भविष्य वाले जो ओनर हो सकते हैं, जो सोच रहे हो कि हम इस व्यवसाय का शेयर ले लें। तो देखो अभी वो चूंकि मालिक बने नहीं हैं, बनने की सोच रहे हैं, तो उसका मतलब वो अभी सीधे तौर पे व्यवसाय से नहीं जुड़े हैं, तो वो क्या हो गए, एक्सटर्नल हो गए। ठीक, और ये ऐसे लोग होते हैं कि जो व्यवसाय में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं कि अगर व्यवसाय में इन्वेस्ट कर दिया जाए तो कैसा रहेगा। अच्छा, इनको रिक्वायरमेंट क्यों चाहिए होती है? क्योंकि भैया ये देखो, कोई भी कहीं भी बिजनेस में पैसा लगाएगा तो अपना फायदा देख के लगाएगा, पैसा डुबाने के लिए कोई पैसा नहीं लगाता है। तो पैसा डूबे ना, इसलिए इनको ये जानकारी चाहिए होगी कि बिजनेस पहले से कैसा परफॉर्म कर रहा है, इसकी क्या स्थिति रही है। तो ये देखेंगे कि प्रॉफिट कमा रहा है अच्छा कि नहीं कमा रहा है, पिछले साल से प्रॉफिट बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, ट्रेंड क्या है, व्यवसाय के पास पर्याप्त संपत्तियां हैं कि नहीं है, डेप्ट इक्विटी रेशियो क्या है, वर्किंग कैपिटल है कि नहीं है। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये बैलेंस शीट से इंफॉर्मेशन निकाल के और जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से देख के इंफॉर्मेशन को ही निकाल पाते हैं। उसके बाद ही पर्सपेक्टिव जो प्रोस्पेक्टिव ओनर होते हैं वो आगे कोई डिसीजन लेते हैं। उसके बाद हो गया बैंक। तो बैंक भी देखो सीधे तौर पे तो व्यवसाय से जुड़ी नहीं है, तो ये क्या आ जाएगी, एक्सटर्नल आ जाएगी। और बैंक क्यों होगी? क्योंकि देखो भाई, बैंक से ज़्यादातर व्यवसाय लोन लेते हैं, ठीक है। तो जब बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक के लिए ज़रूरी है कि बैंक ऐसे किसी को भी लोन नहीं दे सकती, एक प्रोसीजर है। अगर आपको खुद को भी लोन लेने जाना होगा तो आपको सीधे लोन नहीं मिलेगा, आपको एक प्रोसीजर के थ्रू जाना पड़ेगा, आपको एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, कई सारी फॉर्मेलिटीज़ होंगी, आपको देना पड़ेगा, उसके बाद जाके कहीं आपका लोन फॉलो होगा। क्यों? क्योंकि बैंक से देखती है कि ये पैसा डूब ना जाए, क्योंकि ये लोगों का ही पैसा होता है जो बैंक लोगों बाकी एंटिटीज़ को लेंड करती है। तो ये इंपॉर्टेंट होगा बैंक के लिए कि बैंक ये देख पाए कि पैसा आपका डूबे ना, बैंक का डूबे ना। तो इसलिए बैंक देखेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंपनी का, कि कंपनी पर्याप्त प्रॉफिट कमा रही है कि नहीं कमा रही है। उसके बाद बैलेंस शीट देखेगी कि कंपनी के पास पर्याप्त संपत्तियां हैं कि नहीं है, कि इनकेस अगर कुछ डिफॉल्ट होता है तो कंपनी के ऊपर जो है कोई क्लेम कर सकती है बैंक या नहीं कर सकती। तो इस तरह की जो अलग अलग इंफॉर्मेशन है वो चाहिए होती हैं। अब इसके अलावा हम आगे अगर बढ़ें तो ये तो हमने देख लिया कि ये किसको कौन सी ज़रूरत होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें अब इसके अगले पॉइंट की, तो वो अगला जो कॉन्सेप्ट हमारा आता है, अगला कॉन्सेप्ट हमारा आता है वो है कैपिटल और रेवेन्यू का। सबसे इम्पोर्टेंट है और हर साल लगभग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्वेश्चन इससे ज़रूर रहते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे भी देखेंगे कि जो हमारा ये कॉन्सेप्ट है कैपिटल का और रेवेन्यू का, ये क्या कहता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें हम चार चीज़ों को देखते हैं। तो चार चीज़ें कौन कौन सी हैं, या हम ये कहें कि कैपिटल और रेवेन्यू, और उसके बाद हम देखेंगे एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट। एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट। अब है क्या, एक तो होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होगा कैपिटल रिसिप्ट, एक होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होगा रेवेन्यू रिसिप्ट। ये चार कॉन्सेप्ट हैं। अभी कॉन्सेप्ट हैं क्या, कैसे हैं, इनके बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना है। तो सबसे सिंपली हम बढ़ते अगर चलते हैं तो शुरुआत करते हैं हम कैपिटल एक्सपेंडिचर से, यानी एक्सपेंडिचर के पार्ट को हम सबसे पहले उठाते हैं और हम देखते हैं कि एक्सपेंडिचर पार्ट में क्या क्या है। तो एक्सपेंडिचर जो हमारा पार्ट है, एक्सपेंडिचर से आप सब क्या समझते हो? तो एक्सपेंडिचर हमारा कोई भी आउटले जो खर्चे के लिए है, जो पैसा बाहर जा रहा है, ठीक, वो हमारा एक्सपेंडिचर होगा, जो आप किसी फायदे के लिए, किसी भी चीज़ के लिए खर्चा कर रहे हो। इसमें ध्यान रखना कि आप ये मत कह देना कि लाइबिलिटी के पेमेंट के को आप एक्सपेंडिचर में नहीं रखोगे। क्या क्या आएगा वो अभी खुद ही आपको क्लियर हो जाएगा आगे, अभी जब हम पढ़ते हैं। तो एक्सपेंडिचर में क्या क्या है, एक तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है और दूसरा हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब मालिक हम देखें कि क्या चीज़ें कैसे हैं। तो आप कैपिटल एक्सपेंडिचर में कह सकते हो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसी एक्सपेंडिचर होती हैं जो आपकी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाती हैं। अर्थात अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने का क्या मतलब है? अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने का मतलब है कि आप कई बार व्यवसाय में प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए असेट्स का परचेज करते हो, संपत्तियों को खरीदते हो,
तो इसी को क्या कहते हैं, असेट्स को जब आप खरीदोगे तो आप फर्दर प्रोडक्शन में यूज़ करोगे, जिसकी वजह से अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर हैं जो कि व्यवसाय की अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए किए जाते हैं, और ये प्रायः असेट्स को परचेज करने के लिए किए जाते हैं। ठीक, तो आप इसको, ये पॉइंट क्लियर है। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इसमें से किसके लिए है, तो या कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या है, तो उसमें ऐसे 3-4 ऑप्शन दिए हो सकते हैं। तो उसमें ये भी हो सकता है अर्निंग कैपेसिटी और असेट्स के लिए एक्वायर करने के लिए। तो ये चीज़ें हमको ध्यान देना है। उसी जगह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा, तो देखो भाई रेवेन्यू इसका ठीक अपोजिट होगा। तो रेवेन्यू ऐसा होगा कि जो आपका अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए नहीं, अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए। तो आप कह सकते हो कि अर्निंग जो कैपेसिटी है उसको मेंटेन करने के लिए, मेंटेन का मतलब कि वो उस स्थिति में बना रहे, मेंटेन करने के लिए। और साथ ही साथ जो व्यवसाय है उसका डे टू डे एक्टिविटी यानी डेली का जो एक्टिविटी है उसको मेंटेन करने के लिए ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किए जाते हैं। अब थोड़ा हम इसको और क्लियर करते हैं तो ये चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए, जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है मेरे भाई, कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका नॉन रिकरिंग होता है। नॉन रिकरिंग का मतलब क्या हो गया, नॉन रिकरिंग का मतलब हो गया कि ऐसे खर्चे जो बार बार नहीं होते हैं। नॉन रिकरिंग का मतलब नॉन रेगुलर, ठीक, जो आपके लगातार नहीं किए जाते हैं, और ये इनका बेनिफिट प्राय जो होता है वो 1 साल से ज़्यादा होता है, मोर देन 1 ईयर। और उसी जगह जो रेवेन्यू होता है यह आपका रिकरिंग होता है। रिकरिंग का मतलब बार बार होने वाला है, और इसका जो बेनिफिट होता है ये ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, ठीक, और ये 1 साल के अंदर ही होगा। अब और डिटेल में हम समझते हैं क्रमशः पूरा इसका एक्सप्लेनेशन, जिससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो देखो मेरे भाई, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि आपके बार बार नहीं किए जाते हैं। ये काफ़ी बड़े अमाउंट के खर्चे होते हैं, जिसको प्रायः कंपनी कई सालों में एक बार करती है, और जिसकी वजह से कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। इनमें असेट्स को परचेज करना होता है, ठीक, और ये नॉन रेगुलर होते हैं। ये व्यवसाय के मुख्य काम में नहीं होते हैं। ये ऐसे खर्चे नहीं होते हैं कि जिसकी वजह से व्यवसाय रुका होता है या व्यवसाय डेली का काम अपना ना कर पाए, बल्कि ये ऐसे काम होते हैं जो कई साल में एक बार जरूरी होते हैं, और एक बार व्यवसाय को अपग्रेड करने के लिए या व्यवसाय को बढ़ाने के लिए इनकी ज़रूरत होती है। और इनका जो इफ़ेक्ट होता है वो 1 साल से ज़्यादा के लिए होता है। एक अकाउंटिंग पीरियड से बढ़ के और 1 साल से ज़्यादा के लिए होता है। जैसे व्यवसाय जो कि काम कर रहा है उसको अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एक नई मशीनरी लगानी है। मशीनरी की कीमत है 2 करोड़ रुपए, व्यवसाय ने पैसा खर्चा किया और 2 करोड़ रुपए की नई मशीनरी को लगाया। अब इससे होगा क्या, देखो व्यवसाय क्या डेली 2 करोड़ की मशीन खरीद रहा है? नहीं। क्या हर 3 महीने पे खरीद रहा है? नहीं। 2 करोड़ 4 करोड़ की ये जो इन्वेस्टमेंट होते हैं, बड़ी मशीनरी होती है किसी भी व्यवसाय में, वो कभी कभी की जाती हैं, 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल में एक बार। तो व्यवसाय ने क्या किया, ये रेगुलर है? नहीं, नॉन रेगुलर है। दूसरा, क्या ये 1 साल के ही लिए है? नहीं, ये 1 साल से ज़्यादा का इफेक्ट रहेगा। तीसरा, इससे क्या होगा, इससे अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। और मशीन क्या होती है, एसेट्स होती है। तो हम चारों पॉइंट देख पा रहे हैं कि इसमें कवर हो गए। दूसरी तरफ हम जब रेवेन्यू की बात करेंगे तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हमारे ऐसे एक्सपेंडिचर आते हैं जो कि व्यवसाय के लिए रेगुलर होते हैं, डे टू डे एक्टिविटी में होते हैं, जो व्यवसाय की नॉर्मल प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। जैसे जैसे स्टाफ को सैलरी देना। भाई आपको डेली काम कराने के लिए स्टाफ की ज़रूरत है, स्टाफ डेली काम कर रहा है, उसके बदले आप उसको सैलरी दोगे। साफ सफाई का काम है, रेंट का काम है, आप हर महीने खर्चा दे रहे हो, ठीक है। उसके अलावा मजदूर है, उसको वेजेस दे रहे हो। तो ये सब खर्चे क्या हैं, ये सब खर्चे ऐसे हैं कि जो व्यवसाय को डेली चलाने के लिए काम में आ रहे हैं। और ये क्या है कि अर्निंग कैपेसिटी मेंटेन, अर्थात आप कह सकते हो एक तरीके की से कि जो व्यवसाय का कोर चीज़ है, प्रोडक्शन हो, सर्विस हो, जो कुछ भी हो, उसको चलाने के लिए ही इनकी ज़रूरत होती है। तो ये क्या है, अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन कर रहे हैं, डे टू डे एक्टिविटी के लिए होते हैं, और रिकरिंग है। जैसे सैलरी आप हर महीने दे रहे हो, वेजेस डेली के बेसिस पे आप दे रहे हो, ठीक है। उसके बाद आपका पेन पेंसिल का खर्चा है, तो आप हर महीने हर हफ्ते जिस हिसाब से आपका खर्चा हो आप वो कर रहे हो। और इसका क्या है, ये एक अकाउंटिंग पीरियड के होते हैं। अकाउंटिंग पीरियड का मतलब क्या होगा कि 1 साल के लिए ही लिए जाते हैं। आप इतना अकाउंटेंसी लगाए होगे तो देखे होगे कि जो भी सैलरी वेजेस हैं ये एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए जाते हैं। अगर उसके आगे या पीछे के होते हैं तो उसको नहीं लिया जाता है। तो ये एक अकाउंटिंग पीरियड से ही रिलेटेड होते हैं।
अब मेन कोर चीज़ क्या आती है कि इनकी एंट्री कहाँ होती है। तो जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे जो है वो सीधे सीधे बैलेंस शीट में जाते हैं, ये ट्रेडिंग पीएल में नहीं जाते हैं। और उसी जगह जो हमारा रेवेन्यू है, तो रेवेन्यू हमारा कहाँ जाता है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा क्या होता है, ट्रेडिंग में या पीएल में, जहाँ जिस नेचर का हो वहाँ पे ये जाएगा। तो आप समझ गए कि क्या डिफरेंस है। इसी हिसाब से अब हम आते हैं एक और कॉन्सेप्ट है जिस कॉन्सेप्ट में लोग ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ये क्या है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो एक्चुअली डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप जैसे पढ़ पा रहे होगे कि डिफर्ड का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ा देना, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम आगे अभी पढ़ ही चुके हैं पीछे। तो देखो भाई मेरे ऐसा है कि कई बार व्यवसाय में ऐसे खर्चे हो जाते हैं कि जो कि रेगुलर बेसिस के होते हैं, लेकिन कई बार इनका जो रेगुलर चीज़ों को ही आप इतना बड़े पैमाने पे खर्चा कर देते हो कि उनका जो इफेक्ट होता है वो एक साल रह के ना एक साल से बढ़ जाता है, आने वाले 2 या 3 साल में हो जाता है। हालाँकि ये रेगुलर खर्चे ही हैं और ये आपकी कोई अर्निंग जिसको कह सकते हो कि कैपेसिटी को नहीं बढ़ाते हैं, बल्कि अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए होते हैं। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो हर जगह लिया जाता है, हम भी उसी एग्जांपल को लेंगे क्योंकि समझने में आसानी होती है। मान के चलो कि आपके एरिया का कोई व्यवसाय है, तो आपके एरिया का जो व्यवसाय है उसने क्या काम किया, उसने नया अपना शोरूम खोला। शोरूम खोलने के बाद उसने क्या किया कि जो एडवर्टीजमेंट है, प्रचार प्रसार पे उसने बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा कर दिया। 2-4 जगह बड़ी-बड़ी दीवारों पे पेंट करा के अपना नाम लिखवा दिया, होर्डिंग्स लगवा दी, उसके बाद पैम्फलेट बँटवा दिया, और आप देख पाओगे कि जो पेंट किया गया है दीवार से वो कई साल चलता रहता है। पैम्फलेट की तरह नहीं है कि एक दिन बाँटा गया, फट गया। तो आप इस केस में देख पाओगे कि बहुत हैवी अमाउंट, बहुत बड़ा अमाउंट जो रेगुलर अमाउंट से बढ़ के है, वो अमाउंट खर्चा किया गया। मान के चलो कि हमेशा अगर 1 लाख खर्चा किया जाता था हर साल, तो इस बार इन्होंने क्या किया, 6 लाख रुपए खर्चा कर दिया। और इन्होंने देखा कि इसका जो पुता दिए हैं, दीवार वगैरह पेंट करा दिए हैं, पेंटिंग बनवा दी है, इसका जो इफेक्ट होगा कम से कम 3 साल तो रहेगा ही रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि इन्होंने रेगुलर खर्चा ही किया है, लेकिन इस बार इसका इफेक्ट क्या है, एक अकाउंटिंग पीरियड से बढ़ के 3 अकाउंटिंग पीरियड हो गया है, और अमाउंट चूंकि काफ़ी बड़ा है। अब ऐसे केस में होता क्या है डिफरेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, डिफरेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ये कहा जाता है मेरे भाई कि ये जो खर्चे होते हैं इनका जो इफेक्ट होगा वो एक अकाउंटिंग पीरियड से बढ़ के होगा, और ये रेगुलर खर्चे ही होते हैं, रेगुलर जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही होते हैं। चूंकि इनका टाइम पीरियड बढ़ गया होता है, इसलिए इनको डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। अब इनका ट्रीटमेंट क्या होता है, तो इनका ट्रीटमेंट सिंपल है। इसको हम ये देखते हैं कि भैया मेरे, कि अगर हमने 6 लाख का खर्चा किया और 3 साल के लिए खर्चा किया है, तो हम कह सकते हैं कि हर साल 2 लाख पर ईयर के बेसिस पे आपने किया है, हर साल 2 लाख रुपए का खर्चा हो रहा है। 2 लाख पहले साल, 2 लाख दूसरे साल, 2 लाख तीसरे साल, 3 साल में इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। इसकी एंट्री हम कैसे करते हैं, तो इसकी एंट्री ऐसे करते हैं कि हर साल जितना अमाउंट होगा, 2 लाख मान के चलो कि पहले साल है, तो पहले साल 2 लाख रुपए आपका पीएल अकाउंट में चला जाएगा, और बाकी का जो बचेगा 4 लाख वो आपका चला जाएगा असेट साइड में, बैलेंस शीट में। फिर दूसरे साल क्या होगा, दूसरे साल फिर 2 लाख डाल देंगे पीएल अकाउंट में, और रिमेनिंग क्या बचेगा, रिमेनिंग बचेगा, देखो यहाँ पे 4 बचा था, यहाँ पे रिमेनिंग, फिर इसमें से 2 निकल गया, 2 बचा। और तीसरे साल क्या होगा, तीसरे साल 2 लाख रुपए आपका पीएल में डाल देंगे हम, और उसके बाद बैलेंस शीट में कुछ नहीं बचेगा। तो इस हिसाब से इसका एडजस्टमेंट होता है, इसकी एंट्री होती है। अब हम बात कर लेते हैं रिसिप्ट्स की। तो रिसिप्ट्स में हमने बताया कि रिसिप्ट्स में भी हमारे 2 तरह के रिसिप्ट्स हैं, और रिसिप्ट्स में हमारे क्या क्या हैं, तो सेम ऊपर की तरह रिसिप्ट्स में हमारे जो जो 2 पार्ट हैं वो हैं, एक है हमारा कैपिटल और दूसरा है हमारा रेवेन्यू। अब हम इसकी बात कर लेते हैं क्या है कैसे हैं। तो कैपिटल में हम फिर वही कह सकते हैं कि ऐसी चीज़ें होती हैं रेवेन्यू में, कैपिटल में, जो कि आपको ऐसा, फिर अच्छा रिसिप्ट्स का मतलब क्या है, रिसिप्ट्स का मतलब होता है कि आपको पैसा मिल रहा है, व्यवसाय में पैसा आ रहा है। तो पैसा आ रहा है, तो देखो कैपिटल रिसिप्ट्स का मतलब हो गया ऐसी रिसिप्ट्स मिलना कि जिसमें व्यवसाय के लिए एक ऑब्लिगेशन हो कि उसको पैसा लौटाना है। तो ऐसे पैसे जो है कैपिटल रिसिप्ट्स में आते हैं। और फिर वही बात होगी रिकरिंग नॉन रिकरिंग की, कैपिटल वाली चीज़ें जो होंगी वहाँ पे वो नॉन रिकरिंग, अर्थात वो रेगुलर नहीं होंगी, 2 साल 4 साल 5 साल में एक बार घटने वाली हैं। उसी जगह जो रेवेन्यू नेचर की चीज़ें हैं वो व्यवसाय के लिए रेगुलर हैं, हमेशा पैसा आने वाले पैसे।
अब कैपिटल की और बात कर लेते हैं। तो कैपिटल में जो पैसा मिलेगा वो आपको क्या है, कैपिटल रिसिप्ट्स में आपको वो पैसा लौटाना पड़ सकता है, ठीक। या तो वो पैसा आप कोई अपनी संपत्ति बेच के कमा रहे होते, जैसे, तो जैसे में अगर हम बात करें तो आपको कैपिटल रिसिप्ट्स क्या है, तो आपको लोन मिल सकता है, बैंक से आप लोन ले लिए हो, किसी से आप क्या कर लिए हो, उधार ले लिए हो, या तो आपने कोई अपनी फिक्स्ड एसेट्स को, यानी बड़ी संपत्ति को बेच दिया। तो इससे जो भी पैसा मिलेगा ये आपका कैपिटल है। अब एक बात बताओ मेरे भाई, क्या लोन लोन आप रोज लेते हो? नहीं। मार्केट से उधार रोज लेते हो? नहीं। फिक्स्ड एसेट्स क्या आप रोज बेचते हो? नहीं। किसी ओकेजन पे, किसी बड़े कारण पे पड़ने पे ही आप ये सब चीज़ों पे जाते हो। तो आपको मान लो बिजनेस एक्सपेंड करना है, कुछ भी है, तभी आप लोन लेते हो, इसे रोज आप लोन नहीं लेते हो। तो ये नॉन रेगुलर है और ये रोज घटने वाली चीज़ नहीं है, इसलिए ये क्या है, कैपिटल नेचर की आपकी है। फिक्स्ड एसेट से मान के चलो कि आपको पुरानी व्हीकल बेचना है, नया व्हीकल लेना है, तो आप फिक्स्ड एसेट से बेच दोगे। तो क्या है कि ये कई साल में एक बार घटने वाली घटनाएं हैं। उसी जगह हम अगर देखें रेवेन्यू में, तो इसके अलावा जो भी रेवेन्यू बच रही है, इसके अलावा जो जिन चीज़ों से भी पैसा आ रहा है वो सब क्या है, रेवेन्यू नेचर का। मान के चलो कि व्यवसाय है, व्यवसाय में आपने कहीं आपने इंटरेस्ट इन्वेस्ट किया था, तो इन्वेस्टमेंट पे आपको कुछ पैसा मिल रहा है, तो वो क्या है, आपका रेवेन्यू नेचर का है। उसके अलावा आपने कहीं पैसा जमा किया था, उस पर आपको क्या है, ब्याज मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये क्या है, इंटरेस्ट आपको सालाना रेगुलरली मिलता रहता है, तो ये क्या हो गया, इंटरेस्ट। ये भी क्या हो जाएगा, आपका रेवेन्यू हो जाएगा। तो इतनी सब चीज़ें थी कैपिटल नेचर की और रेवेन्यू नेचर की। अब हम बात करते हैं, और फिर वही पिछली बार की तरह रेवेन्यू नेचर की चीज़ें आपकी कहाँ जाती हैं, रेवेन्यू नेचर की चीज़ें आपकी जाएंगी ट्रेडिंग पीएल में, और ट्रेडिंग और पीएल में, और ये कहाँ पे जाएंगी, ये आपकी रहती हैं बैलेंस शीट में एडजस्ट होती हैं। मान के चलो कि आपने लोन ले लिया, तो इसकी एंट्री क्या होगी, कैसे होगी, तो ये ट्रेडिंग पीएल में नहीं जाएगा, बल्कि लोन आपने लिया, लोन आपकी दो तरह की चीज़ें क्रिएट करेगा। पहला तो लोन एक आपकी लाइबिलिटी को बढ़ा दिए, तो लोन आपका लाइबिलिटी में चला जाएगा। और दूसरा, लोन का मतलब क्या है, आपने कैश लिया, तो कैश आपका क्या है, असेट साइड में जाएगा, कैश आपका बढ़ जाएगा। तो आप देखोगे कि जितना ये लोन बढ़ रहा है उतना कैश बढ़ रहा है, तो अल्टीमेटली लाइबिलिटी इज इक्वल टू असेट्स हो जाएगा। तो आपका अकाउंटिंग इक्वेशन के बेसिस पे भी ये सही बैठेगा। अब आगे हम बात करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम पूरा बनाते हैं उसका कोर ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कि कोर ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम बनाते हैं, तो सबसे पहला जो कोर ऑब्जेक्टिव है वो हम क्या बनाते हैं, इसका कोर ऑब्जेक्टिव है कि टू प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर। क्या है, ट्रू यानी सच्ची, और साफ सुथरा, ट्रू एंड फेयर। साफ सुथरा का मतलब ये नहीं अच्छी राइटिंग, ट्रू एंड फेयर का मतलब है कि सही, मतलब कोई उसमें धांधली टाइप से ना हो, गलत चीजें ना दिखाओ, बल्कि आप एग्जैक्ट जो ट्रू एंड फेयर, जो वास्तविक परफॉर्मेंस है बिजनेस की, उसको शो करो। तो क्या है कि बिजनेस की जो ट्रू एंड फेयर परफॉर्मेंस है उसको आप शो करने के लिए। और दूसरा क्या है, दूसरा है कि टू प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो क्या चीजें हैं, एक तो हो गई परफॉर्मेंस और दूसरी क्या हो जाएगी आपकी पोजीशन। परफॉर्मेंस और पोजीशन। परफॉर्मेंस के लिए आप क्या करते हो, परफॉर्मेंस जानने के लिए आप ट्रेडिंग पीएल बनाते हो जिससे प्रॉफिट में निकलता है, और पोजीशन जानने के लिए आप क्या करते हो, बैलेंस शीट बनाते हो जिसमें इनकम सॉरी जिसमें आपका असेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल, ये तीन चीजें होती हैं। और फिर से बता देते हैं कि हम इसके लिए क्या क्या बनाते हैं। तो परफॉर्मेंस के लिए हम बनाते हैं, परफॉर्मेंस के लिए हम बनाते हैं ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट। इसको हम बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं, इनकम स्टेटमेंट। उसके अलावा हम पोजीशन के लिए क्या बनाते हैं, तो पोजीशन के लिए हम बैलेंस शीट बनाते हैं। और बैलेंस शीट क्या करता है, तो बैलेंस शीट हमारा बेसिकली आप देखोगे तो इसमें असेट्स साइड होता है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा आपका होता है लायबिलिटी साइड, और इसी में कैपिटल भी दिया होता है। अब हम देख लेते हैं आइटम्स जो ट्रेडिंग अकाउंट में हमारे जाते हैं। अब हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं आइटम्स ऑफ ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट्स। क्या शुरू कर रहे हैं, कौन कौन से आइटम्स कहाँ कहाँ कैसे कैसे लिखे जाते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्वेश्चन इसी से रहते हैं। आइटम्स ऑफ ट्रेडिंग एंड
PL अकाउंट। तो अब हम आइए इसके अलग अलग आइटम्स देखते हैं क्या क्या आइटम जाते हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक की। तो ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक मेरे भाई जिस भी आप अकाउंटिंग पीरियड की बात करो, जिस दिन से आप अगले अकाउंटिंग पीरियड का शुरुआत करोगे, उस दिन जो शुरुआत में आपके पहले दिन आपका जो पिछला स्टॉक बचा हुआ है आपके सामान का, उसको ओपनिंग स्टॉक हम कहते हैं। जैसे कि मान के चलो कि आप पार्ले जी का प्रोडक्शन है, आपके पास एजेंसी है, आप बेच रहे हो, तो आपने पूरे साल भर पार्ले जी बेचा होगा, पर जब आप अकाउंटिंग पीरियड अपना क्लोज करोगे और फिर अगले दिन जब नया अकाउंटिंग पीरियड शुरू करोगे, तो आपका जो पुराना माल बचा होगा वो अगले दिन क्या हो जाएगा? ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास जिस दिन नया आप अकाउंटिंग का अपना शुरुआत कर रहे हो, उस दिन आपके पास पहले से कुछ सामान रखा हुआ है, तो क्या हो गया? आपका स्टॉक हो गया, ओपनिंग स्टॉक हो गया हमारा। उसके बाद ये कहाँ कहाँ जाता है? तो देखो, जो आपका ओपनिंग स्टॉक है वो ट्रायल बैलेंस में रहता है, ट्रायल बैलेंस में शो किया जाता है। और ट्रेडिंग अकाउंट में, ये ट्रेडिंग और पीएल जब बनता है तो ट्रेडिंग अकाउंट में कहाँ जाएगा? डेबिट साइड में आपका रहता है। तो ट्रेडिंग के डेबिट साइड में रहता है। उसके बाद सेकंड जो हमारा है वो है परचेजेस अकाउंट। परचेजेस, परचेज रिटर्न। तो परचेज कुछ नहीं है, परचेज सिंपली हमारा जो भी हम सामान परचेज करते हैं बेचने के लिए, वो हमारा क्या होता है? परचेज अकाउंट में। और परचेज रिटर्न क्या होता है? तो परचेज रिटर्न जो है हमारा, परचेज में से परचेज को हम माइनस कर देते हैं। रिटर्न का मतलब आप सामान लेके आए, कुछ सामान खराब निकल गया, आपको नहीं अच्छा लगा, नहीं बिका, तो आप उसको क्या करोगे? वापस कर दोगे। तो फाइनली क्या हो जाएगा कि परचेज में से, परचेज जो कि ट्रेडिंग के डेबिट में जाता है, उसमें से आप रिटर्न को माइनस कर दोगे उसी साइड, और आपका टोटल अमाउंट निकल के आ जाएगा। अब हम बात करते हैं अगली, तो वेजेस की। तो वेजेस क्या होता है हमारा? वेजेस होता है हम जो मजदूरों को पेमेंट करते हैं किसी भी सामान के लिए, तो वेजेस हमारा एक प्रकार का क्या है? खर्चा है। तो ये कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग के आपके डेबिट में जाएगा। अच्छा, ये बनते कैसे हैं? तो देखो भाई, ट्रेडिंग और पीएल में क्या अंतर है? तो देखो, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट साइड होता है, और पीएल अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट साइड होता है। ट्रेडिंग अकाउंट में सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस जाते हैं जो कि सीधे प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी हैं, जिनके बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकता है। और पीएल में वो चीज़ें जाती हैं जो कि सहायक चीज़ें होती हैं, जो व्यवसाय को चलाने के लिए ज़रूरी होती हैं। तो इसलिए परचेज और सेल्स वगैरह सब ट्रेडिंग में जाती है, वेजेस ट्रेडिंग में जाती है, फ्रेट इनवर्ड ये सब चीज़ें, फ्यूल वाटर ये सब पावर चीज़ें, ये सब चीज़ें क्या है? ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ये सीधे ट्रेडिंग में जाएंगे। इसके अलावा जैसे रेंट हुआ, अन्य चीज़ें हुई, इंटरेस्ट पेमेंट हुई और डिप्रिसिएशन हुआ, ये सब चीज़ें आपकी कहाँ पे जाएंगी? पीएल अकाउंट में जाती हैं। अब हम और चीज़ें देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें और चीज़ों की, तो कैरेज इनवर्ट या फ्रेट इनवर्ट। तो फ्रेट और कैरेज इनवर्ट का क्या मतलब हो गया कि आप जब किसी चीज़ को, सामान को लाने के लिए भाड़ा वगैरह देते हो, जैसे रॉ मटेरियल हो गया, इन सब चीज़ों को, सामान आपने कुछ परचेज किया, उसको व्यवसाय के अंदर लाने के लिए, व्यवसाय तक पहुंचाने के लिए आप क्या होगा? भाड़ा दोगे। तो चूंकि सामान अंदर आ रहा है, तो इसलिए अंदर लाने के लिए भाड़ा दे रहे हो, तो इसको हम क्या कहेंगे? कैरेज इनवर्ट या फ्रेट इनवर्ट। उसके बाद अगला क्या चीज़ें हैं? फ्यूल, पावर, वाटर, गैस। तो ये सब चीज़ें क्या है? डायरेक्ट प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इन सब चीज़ों को खर्चा मानते हैं, और ये क्या है? आपका ट्रेडिंग में जाएंगे। उसके बाद पैकेजिंग मटेरियल है और पैकिंग चार्जेस है। देखो, दो चीज़ें हैं। पैकेजिंग मटेरियल का मतलब ये माना जाता है कि आप जो व्यवसाय प्रोडक्शन की हो, मान के चलो कि पार्ले जी आपने बनाया, तो पार्ले जी का प्रोडक्शन करने के बाद उसको बेचने के लिए ज़रूरी है कि किसी पॉलीथीन या किसी पैकेट में आप उसको करो। तो इसके लिए आप क्या करोगे? उसका पैकेजिंग मटेरियल को मंगाओगे, कुछ झिल्ली वगैरह, उसमें आप क्या है? उसको पैक करोगे, तब वो बेचने के लायक होगा। तो ये जो पैकेजिंग मटेरियल है, ये क्या होंगे? ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, क्योंकि इसके बिना प्रोडक्ट बेच ही नहीं सकते थे। उसके अलावा दूसरा होता है पैकिंग चार्जेस। पैकिंग चार्जेस क्या होते हैं कि आपने बना लिया, अब उसके बाद आप क्या करोगे कि इसको बड़े बड़े गत्ते में पैक करके इसको ट्रक में लदवा के इसको भिजवा दोगे। तो चूंकि अब प्रोडक्शन हो चुका है, गुड्स बन चुका है, गुड्स आप सिंगली भी भेज सकते थे, लेकिन आप उसको पैक करके अलग से भेज रहे हो, तो ये जो पैकिंग चार्जेस आएगा, ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो ये पीएल अकाउंट में जाएगा। उसके बाद सैलरीज है। तो सैलरीज का हमने बताया कि हमने किसी भी वजह से लोगों को रखते हैं अलग अलग काम के लिए, चाहे अकाउंट्स डिपार्टमेंट के हों, चाहे वो साफ सफाई वाले हों, सुपरवाइज़र हों, प्रोडक्शन में हों, मैनेजर हों, कोई भी हो, आप क्या है? सैलरी पे उसको रखते हो लोगों को, और उसके बदले में क्या है? उनको पेमेंट करते हो और आप उनसे काम कराते हो। तो ये क्या है? खर्चा है। खर्चा है तो उसको कहाँ डालोगे? आप पीएल अकाउंट में डालोगे।
और एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि अगर आपको टर्म दिया हो वेजेस एंड सैलरी, यानी वेज पहले दिया हो बाद में सैलरी दिया हो, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। और अगर दिया हो सैलरीज एंड वेजेस तो ये आपका पीएल अकाउंट में जाएगा। उसके बाद फिर रेंट पेड है, तो रेंट आपका क्या है, रेंट आप पेमेंट करते हो जहाँ भी आप, जो भी ज़मीन है, जो भी एरिया है, जो कुछ भी आप किराए पे अगर लिए हो तो आप उसके बदले में क्या है पेमेंट कर रहे हो, तो ये भी आपका क्या है खर्चा है, ये आपका चला जाएगा पीएल अकाउंट में। उसके बाद इंटरेस्ट पेड का मतलब आप किसी कई तरीके का लोन ले सकते हो, बाजार से उधार ले सकते हो, ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है, किसी बिल पे हो सकता है, या कोई बकाया हो सकता है आपने पेमेंट ना किया हो, तो किसी भी तरह पे किस तरह की चीज़ों पे आपका ये ब्याज लग सकता है, इंटरेस्ट पेमेंट उस पे होती है। और ये क्या है, चूंकि खर्चा है तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा। उसके बाद कमीशन पेड, तो कमीशन आप किसी चीज़ के लिए पेमेंट कर सकते हो, किसी एजेंट को पेमेंट कर सकते हो, और एजेंट से आप कई तरह की सुविधाएं लेते हो, तो किसी भी चीज़ के लिए आप कमीशन पेड कर सकते हो, तो ये भी क्या है खर्चा है तो पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। उसके अलावा रिपेयर, तो रिपेयर का मतलब हो गया कि कई सारे जो है आप रिपेयर का काम करते रहते हो, मशीनरी है आपके पास, ठीक है, अलग अलग चीज़ें। मान के चलो कि आपकी मशीन है जो प्रोडक्शन कर रही है, उसमें मान लो कि कोई फ्यूज़ उड़ गया या शॉर्ट सर्किट छोटी सी हो गई, तो आप क्या है उसका रिपेयर करवा लोगे। मान के चलो और कोई आपका बैरिंग है, वहाँ पे उसका कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो आप उसमें थोड़ा सा उसका रिपेयर करा लिए। तो जो छोटे मोटे रिपेयर होते हैं जो कि ज़रूरी होते हैं, तो ये कहाँ होते हैं, ये आपके खर्चे होते हैं, और ये कहाँ चले जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। उसके अलावा मिसलेनियस एक्सपेंसेस को सन्ड्री एक्सपेंसेस और ट्रेड एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। ये अन्य छोटे मोटे खर्चे होते हैं जो आपके लिए ज़रूरी नहीं होते हैं कि हर छोटे छोटे 10 रुपये 5 रुपये के बीच आप एंट्री करते रहो। वैसे 10 10 5 5 2 2 3 3 रुपये के खर्चे या 250 के छोटे मोटे खर्चे होते हैं बहुत बड़े, जिनके लिए आपको बार बार एंट्री ना करनी पड़े, तो उनको एक मद मिसलेनियस एक्सपेंसेस में लिख के हम कर देते हैं। और ये क्या होते हैं, जो कि खर्चे होते हैं, तो ये आपके कहाँ चले जाएंगे, पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में। अब क्रेडिट साइड में क्या होता है, क्रेडिट साइड में सेल्स लेस रिटर्न, अर्थात क्रेडिट में ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा सेल्स। और सेल्स कैसा, आपने कुछ सामान बेचा होगा, कुछ सामान जो बेचा होगा उसमें से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो रिटर्न कर देंगे, उनको सामान नहीं पसंद आएगा किसी भी वजह से, तो एग्जैक्ट आपकी सेल क्या है, एग्जैक्ट सेल तो वही होगी ना भाई कि जो आपने सामान बेच दिया उसके बाद जो लोगों ने लौटाया उसको घटा दो, तो वो एग्जैक्ट सेल होगी। मान के चलो कि आपने 100 रुपये का सामान बेचा, और मान के चलो कि कोई आया और 10 रुपये का सामान वापस कर गया, तो आपकी सेल कितने की कहलाएगी, आपकी सेल 90 की कहलाएगी, क्योंकि भले आपने 100 का बेचा लेकिन आदमी ने बाद में लाके 10 रुपये का सामान लौटा दिया। तो इसलिए आपकी एग्जैक्ट सेल क्या मानी जाएगी, सेल्स लेस रिटर्न्स, रिटर्न घटाने के बाद जो भी होगी। ये कॉन्सेप्ट अभी हमने परचेज में भी देखा था। अदर इनकम में हमने कहा कि मान के चलो हमने किसी को उधार दिया है, तो उसने हमको क्या हुआ उस पर इंटरेस्ट दे दिया, हमने कहीं इन्वेस्टमेंट किया उसमें हमको कुछ डिविडेंड मिल गया, या हमारी कोई बिल्डिंग थी हमने उसको भाड़े पे उठाया है तो उस पर रेंट मिल गया। इस तरह के कई चीज़ें हो सकती हैं जो हमारी इनकम हो सकती हैं, तो इनकम जो भी होंगी हमारी वो क्या कहाँ जाएंगी, क्रेडिट साइड में जाएंगी पीएल अकाउंट के यानी। उसके बाद क्लोजिंग एंट्री है, तो क्लोजिंग एंट्री सीधी सी बात है कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जो चीज़ें जा रही हैं, इसका मतलब क्या होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट हो रहा है, और किसकी वजह से हो रहा है, तो जो भी एंट्रीज जा रही हैं, जो चीज़ें हम डेबिट साइड में ला रहे हैं वो। तो जैसे मान के चलो यहाँ की एंट्री दी गई है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट, ये डेबिट में जाता है, टू परचेज डेबिट में जाता है, टू वेजेस टू कैरेज इनवर्ट टू ऑल अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे वो कहाँ जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, और जितने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे वो कहाँ जाएंगे, पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक, तो ये हमारी एंट्रीज हो गई हैं, ये हमने बेसिक चीज़ें पढ़ ली हैं। अब इसके बाद का जो आगे होगा क्वेश्चन वो हम आगे देखेंगे अगली क्लास में, क्योंकि ये क्लास काफ़ी लंबी हो चुकी है ऑलरेडी। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कई लोग पूछ रहे थे कि सर क्या हम सोर्स रख सकते हैं, तो देखो भाई सिंपली कोई सोर्स की अगर आपको नहीं मिल रहा, आपके पास पैसा नहीं, तो सबसे फ्री फंड में आप चले जाओ एनसीईआरटी के ऐप पे, एनसीईआरटी के ऐप पे चले जाओ, वहाँ से पूरी बुक ऐसे डाउनलोड कर लो, और बुक डाउनलोड करने के बाद आप सिंपली आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो। उसमें कुछ भी जो है ढूंढने का ऐसे परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट है ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस नेट प्रॉफिट का, ये कॉन्सेप्ट हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए चलते हैं, बाकी आप लोग रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।